हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एक्सप्लोर करियर्स। आज मैं इस वीडियो में एक काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ। बेसिकली आप जो भी देख रहे होंगे ये वीडियो, अभी हो सकता है कि आप स्टूडेंट्स हो, स्कूल का, कॉलेज का, यूनिवर्सिटी में आप पढ़ाई कर रहे होंगे। आप लोगों में कुछ होंगे जो स्टूडेंट्स का गार्जियन है, तो ये सबके लिए है। बेसिकली ये अपना करियर गाइडेंस के लिए ये वीडियो है। यहाँ पे मैंने एक काफी अच्छा एक्सपीरियंस्ड पर्सन को इनवाइट किया, जहाँ पे हम एक शॉर्ट ऑफ इंटरव्यू के तरह ऑन टू ऑन कॉन्वर्सेशन करेंगे, जिसमें हम आप दिखाएंगे कि किस तरह करियर चूज किया जाता है। तो आज मैं जिसको इनवाइट किया हूँ उनका नाम है डॉक्टर रूपक मुखर्जी। तो डॉक्टर रूपक मुखर्जी बेसिकली वेस्ट बंगाल से है। तो उन्होंने एक्चुअली वेस्ट बंगाल से अपना ग्रेजुएशन एंड यूनिवर्सिटी कंप्लीट करने के बाद गुजरात में एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च, जहाँ पे फिजिक्स का एक ब्रांच है जो प्लाज्मा फिजिक्स कहा जाता है। उसमें उन्होंने अपना पीएचडी किए और पीएचडी करने के बाद वो अमेरिका गए। तो यूएस में एक यूनिवर्सिटी है जो वर्ल्ड का टॉप 10 यूनिवर्सिटी, मतलब बेस्ट टॉप 10 यूनिवर्सिटी में आता है, जिसका नाम है प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, जहाँ से डॉक्टर रूपक मुखर्जी पोस्ट डॉक किए। 3-4 साल वहां पे रहे। रहने के बाद वो अभी फिलहाल एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन किए सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ सिक्किम। तो डॉक्टर रूपक मुखर्जी का जो एक्सपीरियंस है, उनको काफी सारा फेलोशिप मिला। वो काफी जगह ट्रैवल किए, काफी सारा लोगों से कोलैबोरेशन किए। तो अभी आप कह सकते हो वो एक रिसर्चर है, आई मीन साइंटिस्ट है, वो असिस्टेंट प्रोफेसर है। और उनका जो करियर पाथ है, स्टडीज जो पाथ है, जिस तरह उन्होंने सब्जेक्ट चूज किए, जिस तरह उन्होंने नेटवर्क बनाए, अपना पीएचडी में आए, पोस्ट डॉक किए, एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर, काफी यंग एज में वो एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन किए। तो मुझे लगा कि दोस्तों उनका जो एक्सपीरियंस है अगर आप लोगों से शेयर किया जाए तो ये काफी सारा लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि हम लोगों में हर कोई उतना लाकी नहीं है कि हर किसी को गाइडेंस मिल जाता है। हमें कभी कभी इच्छा होता है कि कुछ करियर पथ चूज करने के लिए हमें पता नहीं होता है किस तरह उस फील्ड में जाना चाहिए, कौन सा एग्जाम देना चाहिए, कहाँ पे एक्चुअली एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों में किसी को इंटरेस्ट है साइंटिस्ट बनना या पीएचडी करना, या मान लीजिए यूनिवर्सिटी या कॉलेज का असिस्टेंट प्रोफेसर प्रोफेसर बनना, तो उसके लिए ये इंटरव्यू आपको काफी मदद करेंगे। यहाँ पे आपको काफी सारा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाएगा, किस तरह आप उस डायरेक्शन में अपना करियर को गाइड कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको इसके बारे में इंटरेस्ट है तो वीडियो लास्ट तक देखिए। रूपक मुखर्जी अपना एक्सपीरियंस के बारे में बताएंगे, कौन सा एग्जाम के थ्रू गए होंगे, कौन सा फेलोशिप उनको मिला होगा, किस तरह स्टडी आपको करना चाहिए, किस तरह एग्जाम को अटेम्प्ट करना चाहिए, कहाँ कहाँ आप अप्लाई कर सकते हो। तो इस तरह काफी सारा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों देर ना करते हुए हम लोग इनवाइट करते हैं डॉक्टर रूपक मुखर्जी को। सो दोस्तों लेट्स वेलकम डॉक्टर रूपक मुखर्जी। आज हम रूपक मुखर्जी के बारे में जानेंगे कि उनका जो करियर के बारे में किस तरह उन्होंने प्रोसीड किया। डॉक्टर रूपक मुखर्जी फिजिक्स में पीएचडी करने के बाद, काफी सारा घूमने के बाद और काफी सारा एक्सपीरियंस के बाद अभी फिलहाल सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ सिक्किम में असिस्टेंट प्रोफेसर है। और हम उनके बारे में जानेंगे, करियर गाइडेंस लेंगे कि किस तरह उन्होंने प्रोसीड किया। हम जानने का कोशिश करेंगे जो आप लोगों में नया स्टूडेंट है तो वो किस तरह रूपक का पाथ फॉलो कर सकते हैं और सिमिलर वे में लाइफ में प्रोग्रेस कर सकते हैं। सो रूपक, प्लीज टेल अस अबाउट योर अर्ली बैकग्राउंड। बेसिकली आपने किस तरह शुरू किए थे, आपका स्कूल डेज से लेके आप बोल सकते हैं। स्कूल डेज से क्लास 10 तक तो मैं मोस्टली एक मोनास्ट्रिक एटमॉस्फेयर में ही बड़ा। एक्चुअली मेरा पूरा अप टू मास्टर्स ऑलमोस्ट मैं मोनास्ट्रिक एटमॉस्फेयर्स में ही बिता चुका हूँ मैं। मतलब कोई रामकृष्ण मिशन बोल के एक मोनास्ट्रिक ये है, उसमें डिफरेंट ब्रांच है, उसका डिफरेंट डिफरेंट जगह में डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच है। तो क्लास 10 तक मैं किसी एक ब्रांच में पढ़ा था, रिशरा में। एंड देन 11-12 में घर के पास एक और स्कूल था नौंदोलाल बोल के, वहां से कॉलेज के टाइम पे मैं नरेंद्रपुर रामकृष्ण मिशन में कॉलेज किया था। फिर मास्टर्स मतलब यूनिवर्सिटी जो था वो बेलूर मठ में मैंने मास्टर्स किया। मोस्टली यहाँ तक मेरा रामकृष्ण मिशन वाला लाइफ एंड हुआ। उसके पहले भी मतलब एक्चुअली मेरा किंडरगार्टन वाला भी एक मिशन मोटिव काइंड ऑफ इंस्पायर्ड स्कूल था। उसके बाद हाँ राइट, पीएचडी में मैं गुजरात में गया था, वहीं पे आपसे भी मिला था। इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च, एचबीएनआई के अंडर में उस टाइम था, होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट।
वहां पर पीएचडी किया। उसके बाद पोस्ट डॉक प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, प्लाज्मा लैब। और उसके बाद यही सिक्किम में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ सिक्किम, यहाँ भी मैं असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ा रहा हूँ, रिसर्च भी कर रहा हूँ। यही है मेनली। तो दोस्तों मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि रूपक प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से पोस्ट डॉक किया। आप लोगों को अगर नहीं पता है तो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी वर्ल्ड का टॉप 10 यूनिवर्सिटी में एक आता है। ये काफी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी। आप बड़े बड़े साइंटिस्ट, नोबेल लॉरिएट का नाम शायद जानते होंगे, नहीं तो गूगल कर लीजिएगा, जो कि प्रिंसटन यूनिवर्सिटी का एक्चुअली स्टूडेंट थे या पास आउट थे। तो रूपक भी वहाँ पे काफी लंबा टाइम काम किए, उसके बाद अभी फिलहाल ज्वाइन किए। तो रूपक हमें ये बताइए कि जैसे कि स्टूडेंट्स लोग क्लास 10th के बाद 11 12 में बेसिकली सब्जेक्ट चॉइस में थोड़ी कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि किसको कौन सा फील्ड में जाना है, साइंस लेना चाहिए, आर्ट्स लेना चाहिए। तो आप किस तरह साइंस के तरफ गए? मुझे एक चीज था कि क्लास 5 6 से मुझे मोर और लेस साइंस अच्छा लगता था। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे लैंग्वेजेस भी बहुत अच्छा लगता था। 11 12 में एक्चुअली मुझे मैथ्स बहुत ज्यादा अच्छा लगता, आई वाज मोर मोटिवेटेड टुवर्ड्स मैथ देन फिजिक्स। तो ये मोर और लेस ठीक था कि मैं साइंस ही लूंगा, लेकिन फिजिक्स ले रहा हूँ या मैथ्स ले रहा हूँ इसमें मेरा कंफ्यूजन था। और एक ऑप्शन था लैंग्वेजेस, क्योंकि मुझे लैंग्वेजेस भी बहुत ही अच्छा लगता है, खास करके मोस्टली बंगाली लैंग्वेज इज माई वाज वन ऑफ माई फेवरेट। तो मैं उसको लेके एक्चुअली पढ़ाई करना चाहता था, लेकिन there are some issues like I had to choose one of these two or three things। तो उसमें मुझे मुझे लगा कि चलो फिजिक्स लेते हैं इनिशियली। एंड हमारे टाइम पे एक चीज अच्छा था कि स्विच करने का ऑप्शंस कुछ कुछ थे। मुझे पता था कि अगर मैं चेंज करना चाहता हूँ इन फ्यूचर आई कैन मूव टू मैथ्स। तो एक सर्टेन टाइम पीरियड आया था मेरे लाइफ में जिस टाइम मुझे लगा था कि मैं फिजिक्स छोड़ के मैथ्स ले लेता हूँ, ऐसा कुछ सोचा था। बट देन समहाउ आई स्टेड इन फिजिक्स। मेनली स्कूल लाइफ में कुछ कुछ चीजें मुझे मतलब काफी इंटरेस्टिंग लगता था, जो कि मुझे फिजिक्स में मोटिवेट किए थे। वन एग्जांपल इज लाइक सबसे पहले जब मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर सीखा था, उसमें मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जो भी है, तो उसमें जो नंबर ऑफ न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स, ये अगर तुम इंक्रीज कर रहे हो तो हाइड्रोजन से हीलियम और वहां से अल्टीमेटली एकदम आयरन बन रहा है। तो जस्ट बिकॉज देयर इज अ डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, वो जो मैनिफेस्टेड जो प्रॉपर्टी है, जो रूम टेम्परेचर में जो मैं प्रॉपर्टी देख रहा हूँ, उस टाइम ये सब फेस इतना कुछ पता नहीं था। बट एटलीस्ट रूम टेम्परेचर में जो जो प्रॉपर्टी देख रहा हूँ उसमें इतना चेंजेस है, ये मुझे काफी मतलब ऑकवर्ड लगता था कि just because like iron is different from hydrogen just because it has more nucleons। So this was very appealing to me। I would say one of the big motivator that sort of guided me towards science। और एक चीज था कि उस टाइम बहुत सारा एग्जाम होता था, वो सब भी अच्छा था। मैंने बहुत सारा नेशनल एग्जाम भी दिया था, जिसके कारण मुझे और थोड़ा एक्सपोजर मिला। तो वो प्री एक्सपोजर भी मुझे थोड़ा बहुत गाइड किया था। तो आपने, जैसे कि मेरे साथ जब बात हो रहा था तो आपने बताया कि आप नेशनल लेवल पे काफी सारा एग्जाम दिए हैं और वो आपको काफी मदद किया कि साइंस को समझने में, या राइट। फिल्ट्रेशन अगर मैं कहूँ कि कौन सा सब्जेक्ट की तरफ आपको जाना है, तो उसमें आप एक ओलंपियाड का बात कर रहे थे। तो आप थोड़ी बता दीजिए कि ओलंपियाड को मतलब अप्रोच करना स्कूल लेवल या पर्सनल लेवल पे कितना इम्पोर्टेंट है। राइट। हाँ राइट। एक्चुअली वो हमारा स्कूल का ये था कि हमारा स्कूल इट वाज रियली गुड। समहाउ उस टाइम हमारा जो हेडमास्टर थे उन्होंने कहीं ना कहीं से कांटेक्ट किए, और ओलंपियाड जो उस टाइम मैं क्लास 6 में था, मैं 6 स्टैंडर्ड में था। तो वहाँ उस टाइम एक होता था नेशनल साइंस ओलंपियाड, NSO। तो ये नेशनल साइंस ओलंपियाड इट यूज्ड टू बी ऑर्गेनाइज फॉर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5 to 10 आई थिंक। तो उसका सिलेबस क्लास 6 का जो सिलेबस था दैट वाज लाइक स्ट्रेंज। लाइक उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी चारों में ही अराउंड क्लास 11 तक कवर किया। तो मुझे उस टाइम जब मैं क्लास 6 में था, फर्स्ट राउंड जो दिया था उसमें 7 8 तक कवर करना पड़ा था। बट सेकेंड राउंड के लिए जो फाइनल नेशनल लेवल का जो क्वालिफाइंग ये था, उसके लिए मुझे क्लास 11 तक कवर करना पड़ा था, क्लास 7 का। तो दैट वाज काफी लाइक हेक्टिक। तो वो एक टाइप का अच्छा था कि मुझे उसमें विद इन क्लास 6 एंड या 7 का शुरुआत के अंदर मुझे कैलकुलस ये सब चीजें पढ़ना पड़ा था। इन अनदर सेंस इट वाज बैड बिकॉज मैं मतलब और कोई नया चीज नहीं मिला अप टू क्लास 11 जो मुझे सरप्राइज कर सके।
तो I got a little bit bored by that time. But anyway, it was ठीक है. तो स्कूल्स को आइडियली आई वुड से ये जो भी नेशनल एग्जाम्स है ये सारे और अच्छे से मतलब स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट कराना चाहिए. आजकल ऑनलाइन एग्जाम्स का भी अपॉर्चुनिटीज है. तो अगर ऑनलाइन में स्टूडेंट्स ये सारे नेशनल एग्जाम्स या स्टेट लेवल एग्जाम्स ये सब दे सकते हैं, दोज विल बी रियली गुड. क्योंकि मैं तो क्लास 3 में भी एक ऐसा दिया था. इट वाज जातीय विज्ञान परिषद, नेशनल साइंस टैलेंट सर्च एग्जाम. तो उसमें मैं स्टेट में फर्स्ट हुआ. तो दोज थिंग्स एक्चुअली गिव यू कॉन्फिडेंस. प्लस क्लास 4 में आई थिंक देयर इज समथिंग कॉल्ड बोंगियो भूगोल मंच, West Bengal. So there also I got third in the state. Then class 5 में again मैं कुछ ऐसा दिया था, उसमें भी कुछ एक रैंक हुआ था. More or less these things give you an opportunity, क्योंकि तुम अगर कोई स्कूल में हो, उस स्कूल में तुम अपना स्कूल का ही जो भी स्टूडेंट्स है उनके साथ कॉम्पीट कर रहे हो, तो तुम्हें एक मोर जनरल प्लेटफॉर्म में तुम्हें अपना पोजीशन को क्या है वो पता नहीं चलता. तो इट इज ऑलवेज बेटर कि तुम एक मोर रैंडम सैम्पलिंग करके और भी स्टूडेंट्स के साथ खुद का टेस्ट करो कि तुम्हारा रिलेटिव पोजीशन कहाँ है. दैट गिव्स यू कॉन्फिडेंस टू योरसेल्फ इवन फॉर फ्यूचर. आज अगर तुम ऐसा कुछ एग्जाम दिया और उस एग्जाम में अच्छा रिजल्ट किया, इट गिव्स यू कॉन्फिडेंस. एंड लेटर ऑन इफ यू मूव टू समवेयर एल्स, वहां पे कोई और स्टूडेंट्स है तो तुम बोल सकते हो कि ठीक है मैं ऐसा एग्जाम, नेशनल एग्जाम एटलीस्ट क्लियर करके आ रहा हूँ. आई एम नॉट दैट बैड. दिस गाय हु इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, ही इज आल्सो गुड, आई एम आल्सो. तो खुद को एक मेंटल स्ट्रेंथ मिलता था. उसके बाद में आई थिंक हाँ, मेरा जो कॉलेज था वहाँ भी ऐसा नेशनल एग्जाम्स और यस राइट नेशनल एग्जाम्स कंडक्ट करवाते थे. One example is this Indian Association of Physics Teachers. They organize a test called National Graduate Physics Examination. तो उसमें भी मैं एक बार ऑल इंडिया में आई थिंक टॉप 1% ऐसा कुछ आया था. उस थर्ड ईयर में आया था. सेकेंड ईयर में एक बार दिया था, उसमें टॉप 10% में आया था. तो ऐसा है. तो ये सारे एग्जाम्स देना अच्छा है. फिर एंड में तुम जब मास्टर्स में आते हो फिर तुम नेट देते हो, तो यू हैव ऑलरेडी गेन सम, कीप गेनिंग कॉन्फिडेंस कि मैं ऐसा नेशनल एग्जाम और भी हजारों क्लियर कर चुका हूँ. हजारों नहीं, एटलीस्ट 5-10 क्लियर कर चुका हूँ. मेरा रैंक ऐसा है तो आई विल बी एबल टू गेट JST या गेट, जो भी तुम नेशनल एग्जाम दे रहे हो या कहीं भी अगर इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, एक ही कॉन्फिडेंस रहता है. तो दैट्स इट. आजकल ऑनलाइन पोर्टल्स खुल रहे हैं. अभी उस टाइम हमारे टाइम पे ये सब सारे फैसिलिटीज नहीं था. ऑनलाइन पोर्टल्स में भी ऑनलाइन भी नेशनल लेवल एग्जाम्स में और भी पहले से बच्चे दे सकते. तो दे विल बी एबल टू जज देमसेल्व्स कि वो लोग कहाँ. तो दोस्तों अब जैसे सुने हैं कि रूपक ने काफी सारा नेशनल स्टेट एग्जाम दिए हैं, लोअर क्लास से लेके मास्टर्स तक. और उनका सजेशन भी ये है कि आप लोग भी दीजिए. अगर आपका स्कूल या कॉलेज यूनिवर्सिटी वो नहीं करते हैं कि हेड टीचर का या प्रिंसिपल को अप्रोच कीजिए. अगर आप मान लीजिए कि आप खुद उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो ऑनलाइन या किसी भी मीडियम से, तो खुद भी कर सकते हो, खुद इनिशिएटिव ले सकते हो. लेकिन ये देना जरूरी है, जैसे कि आपने अभी सुना. और काफी सारे एग्जाम का नाम लिया रूपक ने, जैसे कि एनओसो बोला, वेस्ट बंगाल का बोला कि जो भूगोल विज्ञान महोत्सव समथिंग, तो ये सब वेस्ट बंगाल का बोंगियो विज्ञान महोत्सव, बोंगियो भूगोल मंच, राइट. ओके, बोंगियो भूगोल मंच. ओके, तो ये सब एग्जाम भी आप देख सकते हो. और आई थिंक इंडिया का बाकी स्टेट में भी इस तरह एग्जाम हुआ होगा, वो सब भी आप लोग ट्राई कर सकते हो. ओके, सो उसके बाद मैं जितना जानता हूँ कि अपने PhD में गए, तो बेसिकली PhD में जाना अपने एक बड़ा डिसीजन होता है. तो ये आप किस तरह डिसाइड किया कि आप PhD करेंगे? आप कब से ये डिसाइड किया? फोकस थे पहले 11-12 के टाइम या उसके बाद? 11-12 के टाइम में मेरा इंटरेस्ट था, कुछ हद तक इंटरेस्ट था फिजिक्स में, बिकॉज आई वांटेड टू नो द बेसिक्स ऑफ दिस. जो एक बड़ा सा मोटिवेशन में बोल रहा था कि एकदम बचपन में जो लगा था कि why the different things look different. Is it just because there are different number of nucleons in it or not? तो up to class 11 में बहुत frustrated हुआ था क्योंकि I learned nothing new in this typical part. But like class 12 के around मेरा उस टाइम वो कुछ इंटरनेट का एक्सेस है हमारे पास. तो that was funny. टेक्स्ट बुक में तो इतना ही लिखा रहता है, बट उस टाइम में गूगल करके, मतलब एट दैट टाइम साइबर कैफे में कभी कभी जाते थे इसमें, तो किसी तरीके से मेरे पास एक इंफॉर्मेशन पहुंचा कि इवन न्यूक्लियस मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स कैन बी ब्रोकन एंड यू कैन फ्रेम समथिंग लाइक
quarks and a lot of hypotheses, and there people are doing some experiments, LHC, Large Hadron Collider, और उसमें से कुछ ऐसा कुछ पता चला। तो then I felt कि I have to work on this LHC, क्योंकि मुझे ना ही उस टाइम एस्ट्रोफिजिक्स, ना ही कुछ प्लाज्मा फिजिक्स, कुछ भी पता नहीं था, और मैं जस्ट 12वीं का स्टूडेंट था। तो जो इन्फॉर्मेशन मिल रहा है उसी के ऊपर बेस करके तुम अपना फ्यूचर को प्लान करते हो। तो ठीक है, तो मैं ये बहुत अच्छा सा एक मोटिवेशन लेके कॉलेज में गया, फिजिक्स लिया, बिना मैथमेटिक्स ना लेके फिजिक्स लिया। एंड आई गॉट रियली फ्रस्ट्रेटेड, क्योंकि पहला 2 साल में तो पार्टिकल फिजिक्स का नाम और निशान नहीं था सिलेबस में, तो इट वाज वेरी बोरिंग। फॉर हार्ड ईयर में पार्टिकल फिजिक्स फिर भी जो जिस वे में पार्टिकल फिजिक्स हमारे सिलेबस में आया था, आई गॉट कम्प्लीटली, आई मीन आई लॉस्ट ऑल द इंटरेस्ट। तो मुझे लगा नहीं नहीं, इस सब्जेक्ट में एटलीस्ट और कुछ भी करे, इस सब्जेक्ट में तो नहीं करे। तो आई देन फेल्ट कि आई थिंक आई शुड मूव टू मैथ्स। But at that time, I got introduced to few of the good teachers who taught me good mathematics. और फिर मुझे पता चला कि like quantum mechanics is this happened at the 3rd year of my bachelor's. Quantum mechanics मतलब linear algebra, ऐसा टाइप का मैं एक फील आया। और देन टेंसर मतलब कैलकुलस एंड मैनीफोल्ड, वो एमएससी के फर्स्ट ईयर में ऐसा लगा कि दिस इज बेसिकली जनरल रिलेटिविटी। तो ये जब मोर और लेस जब ये पता चला, तो देन आई फेल्ट कि ठीक है, दिस इज आई एम नाउ फीलिंग कंफर्टेबल कि मैथमेटिक्स करूं या फिजिक्स करूं, यही टॉपिक के आजू बाजू कुछ करना है। तो रिसर्च या जो भी हायर स्टडीज जिसमें भी काम करेंगे, क्योंकि रेगुलर जो जॉब है वो करने का मुझे बहुत ऐसा कुछ इंटरेस्ट नहीं था, अनलेस अदरवाइज इफ इट इज वेरी नेसेसरी फॉर योर लाइक मॉनिटरी नीड एटसेट्रा। तो मुझे लग रहा था जब तक हो सकता है तब तक मैं पढ़ाई करूंगा, और उसके बाद जब आई विल बी कंपेल्ड टू गो फॉर जॉब, देन आई विल चूज, आई विल हैव टू, देन आई विल हैव नो ऑप्शन। ठीक है, आई मीन इट विल बी लाइक सीरियस मॉनिटरी नीड, देन आई विल हैव टू एनीवे मूव टू जॉब। तो पढ़ते रहूंगा, ऐसा टाइप का मतलब क्या बोलते हैं, फीलिंग्स लेके ही गाड़ी चलाया करियर का। बट उतना कुछ ऐसा नहीं था कि यही करना है, यही करियर है, ऐसा कुछ भी नहीं था, काइंड ऑफ कूल। तो मैं मेनली अप टू मास्टर्स एनालिटिकल, मोस्टली मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे से फोकस किया था। न्यूमेरिक्स के बारे में तब तक तो कुछ पता ही नहीं था। देन पीएचडी में जाके चीजें काफी बदल गया, मैं ऑलमोस्ट लाइक 99% न्यूमेरिक्स में चला गया था। पीएचडी में जाना मेनली इसलिए था क्योंकि मैं मैथमेटिक्स अच्छे से सीखा था, और मुझे राइट एस्ट्रोफिजिक्स करना था। एस्ट्रोफिजिक्स में उस टाइम एंड ऑफ माय मास्टर्स में मुझे इंटरेस्ट आया था ब्लैक होल्स, बिकॉज दोज आर लाइक जनरल रिलेटिविटी और लाइक एप्लीकेशंस ऑफ मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इंटरेस्टेड था। तो क्लासिकल जीआर जो भी था उसमें मैं इंटरेस्टेड था, ब्लैक होल्स एंड देन कॉन्फॉर्मल फील्ड थ्योरी एंड ऑल दिस, एडीएस-सीएफटी। तो उसके बाद जब पीएचडी में गया, तो उस टाइम आई रियलाइज कि एनालिटिकली चीजें करना काफी डिफिकल्ट हो रहा है। तो उस टाइम मेरा जो टीचर थे पार्थो मजुमदार, उन्होंने भी बताया था कि यू शुड ट्राई टू लर्न न्यूमेरिक्स। देयर आर वेरी फ्यू पीपल हु नो न्यूमेरिक्स एंड एनालिटिक्स इक्वली वेल, तो ये तुम्हें न्यूमेरिक्स को अच्छे से सीखना चाहिए। तो पीएचडी में कुछ अपॉर्चुनिटीज मिला, फिर मैं वो सीखा। अभी दोनों ही कर रहा हूँ, एनालिटिकल एंड कंप्यूटेशनल, दोनों में ही काम चल रहा है। इसलिए मोस्टली पीएचडी में जाना एस्ट्रोफिजिक्स में मोटिवेशन, इंस्टीट्यूट फॉर प्लाज्मा रिसर्च। आई फेल्ट प्लाज्मा इज एस्ट्रोफिजिकल ऑब्जेक्ट, एस्ट्रोफिजिकल थिंग। मोस्टली सारे स्टार्स के अंदर प्लाज्मा होता है, तो एस्ट्रोफिजिक्स से करेंगे। उसके बाद जाके मेरा पीएचडी में काफी एमएचडी में काम किया है, जो कि जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटोहाइड्रोडायनामिक्स, जो एस्ट्रोफिजिक्स में लोग यूज करते हैं। पोस्ट डॉक में तो काफी डिफरेंट हो गया है, तो फ्यूजन प्लाज्मा में शिफ्ट कर गया। तो दोज आर थिंग्स यू डोंट नो अर्लियर, तो कैसे क्या करियर ट्रैक होगा वो पहले से तुम फिक्स नहीं कर सकते। काफी रैंडम वॉक किया हूँ, ये बोल सकता हूँ। ओके, सो जैसे कि मुझे पता है कि आप अपना एजुकेशन का डिफरेंट लेवल में, मान लीजिए ग्रेजुएशन लेवल हो गया, मास्टर्स लेवल हो गया, उससे पहले भी आपको काफी सारा स्कॉलरशिप मिला है ना। तो थोड़ी कौन सी स्कॉलरशिप आपको मिला था, उसके बारे में थोड़ी बता दीजिए स्टूडेंट्स को। Right, these are important, these help me a lot actually.
एक तो होता था, अभी अभी का मुझे पता नहीं है, बट हमारे टाइम पे एक ये था कि कॉल स्कूल में आई थिंक प्राइमरी का कुछ रिजल्ट, और उसके बाद क्लास 5 में एक एग्जाम होता था, स्कॉलरशिप एग्जाम, ऐसा कुछ वृत्ति परीक्षा जिसको कहते थे हमारे वहाँ। तो आई गॉट आई अपीयर्ड इन दैट एग्जाम, और उसके बाद कुछ रैंक वैंक हुआ था स्टेट, मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली, बट एनीवे जो भी हुआ मुझे वो स्कॉलरशिप मिला था, बट आई डिड नॉट टेक दैट मनी, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। उस टाइम वो मनी बहुत ही कम था, एनीवे। तो बट वो एक स्कॉलरशिप मुझे मिला था जो कि मैं फोरगो किया था। देन 11 12, राइट, अप टू 11 12 वो मिलता है, या फिर 10 या 11 12 तक शायद मिलता है। उसके बाद कॉलेज में मैं, और एक डिपेंडिंग ऑन योर क्लास 12 मार्क्स एंड आई थिंक 10 क्लास 10 का मार्क्स, या यही दोनों चीज के ऊपर डिपेंड करके एक इंस्पायर फेलोशिप होता है। इंस्पायर नॉट फेलोशिप, इंस्पायर स्कॉलरशिप। इंस्पायर स्कॉलरशिप इज गुड, इट गिव्स यू स्कॉलरशिप फॉर एक्चुअली 3 years फॉर योर बैचलर्स, अगर तुम जनरल स्ट्रीम में साइंस में हो तो इंस्पायर स्कॉलर बोलते हैं। और हर साल तुम्हारा अपना प्रोग्रेस रिपोर्ट भेजना पड़ता है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ऐसा कुछ। MHRD में शायद, MHRD या कौन देता था, मैं भूल भी गया, अभी याद भी नहीं है, बट एनीवे। DST तो ये DST शायद, राइट राइट राइट, DST, DST इंस्पायर। तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को उसको भेजना पड़ता है। तो BSc में 3 साल, मतलब एक एक साल भेजोगे तो देन इट गेट्स अप्रूव फॉर द नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर, ऐसे करके। फिर BSc का पूरा रिजल्ट अगर तुम सबमिट करोगे तो देन इट गेट्स एक्सटेंडेड फॉर योर मास्टर्स, गिवन दैट यू हैव consistent good result in the bachelor's। मास्टर्स में हर साल, अगर मतलब 2 साल ही है, तो हर साल तुम्हें अपना क्रेडिट, मतलब जो भी क्रेडिट पॉइंट जो भी है वो सब सबमिट करना पड़ता है। वो किए करोगे, देन इन PhD अगेन, इफ यू आर यूनिवर्सिटी टॉपर, मेरे केस में मैं टॉपर नहीं था, सेकंड था, प्लस इफ यू आर और आई थिंक इफ यू आर यूनिवर्सिटी टॉपर, और इफ यू आर इंस्पायर फेलो फ्रॉम योर, then they do some sorting. I don't know exactly what are the criteria. Then they offer you Inspire Fellowship for your PhD. तो वो भी मुझे ऑफर किया था, बट आई डिड नॉट टेक दैट, बिकॉज बाय दैट टाइम मैं ये एग्जाम क्लियर किया था, नेट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट बोल के एक और एग्जाम होता है, तो वो क्लियर किया था। उसमें भी दो ये रहता है, दो कैटेगरी रहता है, एक है LS, एक है JRF। इफ यू क्वालिफाई LS देन यू डोंट गेट द JRF, बट इफ यू क्वालिफाई JRF देन यू गेट द बोथ। सो आई गॉट क्वालिफाइड JRF, सो मुझे LS बाय डिफॉल्ट ही आ गया, JRF क्लियर किया था। प्लस में जेस्ट एक था, आई थिंक IPR में जो सिलेक्शन होता था वो जेस्ट और गेट के थ्रू, तो मेरा जेस्ट जेस्ट भी था, गेट भी था, तो उसके वो दोनों के थ्रू आ गया। तो इसलिए मैंने नेट का भी नहीं दिया, क्योंकि IPR तो ऐसे ही स्कॉलरशिप दे रहा था, तो इसलिए नेट सेम ही स्कॉलरशिप अमाउंट होता है। तो मेरे मेरे लिए मैं IPR वाला चूज किया, लेकिन कोई भी स्टूडेंट कोई भी चूज करता है अगर चार ही उसके पास अवेलेबल है तो यही है। पोस्ट डॉक्टरल में तो PhD के बाद पोस्ट डॉक्टर का तो अपना स्कॉलरशिप होता ही है, तो वो USA ही मिल गया स्कॉलरशिप। एंड इंस्पायर स्कॉलरशिप इज गुड, इट गिव्स लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन योर बैचलर्स एंड मास्टर्स। Do you know how much is the amount now for bachelor's and master's from Inspire? हमारे टाइम पे आई थिंक इट वाज 30,000 फॉर 6 months, Okay. मतलब 5,000 पर मंथ हमारे टाइम पे था। Okay. तो आई गॉट दिस फॉर 5 years, बैचलर्स एंड मास्टर्स, So at least 5,000 पर। the amount more than sufficient एक स्टूडेंट के At लिए, that time जैसे for कि me it was much more than एकोमोडेशन। sufficient, because हाँ right, क्योंकि for me it was more than sufficient, because in my college and university both, they were like the expenditures were really less, I mean, almost कुछ expenditure था ही नहीं। नरेंद्रपुर में हमारा तो आई थिंक हमारा टाइम पे 1,200 रुपए लेता था पर महीना फॉर स्टे, I mean like for hostel food accommodation, I mean hostel food and all this accommodation plus studies, तो सारे चीजें जोड़ के उस टाइम 1,200 रुपए लेते थे, विच इज रिडिकुलसली स्मॉल। तो अब मेरे को 5,000 रुपए मिल रहा है और यहाँ 1,200 रुपए मेरा खर्चा होता, दैट वाज नॉट बिग डील। तो अभी डेफिनेटली दूसरा कोई अगर कॉलेज या यूनिवर्सिटी है वहाँ एक्सपेंडिचर ज्यादा है, तो दिस आई डोंट नो दैट इंफॉर्मेशन, लेकिन मेरे लिए दिस वाज मोर देन एनफ, क्योंकि मुझे आई थिंक यूनिवर्सिटी में भी, बेलूर में भी, MSc में मेरा रहना खाना और पढ़ाई सारी चीजें एवरीथिंग जोड़ के मेरा खर्चा आता था
जो यूनिवर्सिटी को देना पड़ता था आई थिंक 1800 या 2200 ऐसा कुछ, तो 5000 इज मोर देन दैट, सो दिस वाज अच्छा। नॉट अ वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर, क्योंकि वो उनका एलुमनी एसोसिएशन है, कहीं और से फंड आता है, तो दे हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ यू नो financial structure, etc., which may not be present everywhere. But I was lucky in that sense, of course. I mean, I'm indebted to them in some sense. सो ओके दोस्तों, आप लोगों को जिनको इंटरेस्ट है तो इंस्पायर फेलोशिप के लिए ऑफ कोर्स अप्रोच कर सकते हो, और भी बाकी सारा जो फेलोशिप है वो तो अप्लाई कर ही सकते हो। तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से देख लीजिए। और अब जैसे कि नेट के थ्रू पीएचडी में गए तो इसी तरह जेस्ट गेट के बाकी एग्जाम के थ्रू भी जा सकते हैं। ये बेसिकली हम साइंस का बात कर रहे हैं ना, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री Correct. एंड मैथमेटिक्स आई Correct. थिंक। मैथ में एनबीएचएम है, एनबीएचएम कुछ फुल फॉर्म मुझे पता नहीं, लेकिन हमारे जो दोस्त है वो लोग देते थे। बाहर अगर जाना है तो सारे स्ट्रीम में ही मोस्टली जीआरई होता है। जीआरई का 2 एग्जाम होता है, एक है जीआरई जनरल जो कि इंग्लिश का मेनली टेस्ट है, और दूसरा है सब्जेक्ट जीआरई, जिस फील्ड में तुम यूएस में अगर पीएचडी करना है उस फील्ड में। और लैंग्वेज टेस्ट के लिए अलग सा कंट्री में, अगर मोस्टली यूरोप में अगर जाना है तो आई थिंक TOEFL या IELTS दे सकते। यूएस में भी आई थिंक ये मानता है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, उसमें IELTS एग्जाम होता है इंग्लिश का, और TOEFL का एग्जाम। और ये सारे एग्जाम का सेंटर आई थिंक कोलकाता में भी है, मैं भी दे चुका हूँ, तो इसीलिए मुझे पता है। When I was in masters, I appeared for these exams, and सारे एग्जाम सेंटर कोलकाता में आजकल है, तो मैं जाके एक्चुअली वैसे दे चुका हूँ उस टाइम। तो जिनको बाहर पीएचडी करने का इंटरेस्ट है तो वो जीआरई एंड टोएफएल वगैरह अटेम्प्ट कर सकते हैं। राइट, एग्जैक्टली। तो पीएचडी में एनरोल्ड होना और पीएचडी कंप्लीट करना, those are two totally different stories, right? So how was your personal experience? I mean in terms of, क्योंकि जो भी लोग सोच रहा है कि पीएचडी में जाना है, क्योंकि उनको ये भी जानकारी चाहिए कि पीएचडी में जाना तो एक है, वो अलग सा मतलब दुनिया दिखता है, लेकिन पीएचडी में एनरोल्ड होने के बाद वो फिनिश करना, जो 5 साल 4 साल जो जितना भी टाइम लगेगा, 6-7 साल भी लगता है। PhD is not a course like masters. It's not a 2-year course. It's not a 5-year course. अपना कैसा एक्सपीरियंस था, और स्टूडेंट्स को क्या बोलेंगे इन टर्म्स ऑफ गाइड चूज, इंस्टीट्यूट चॉइस? This is a difficult question. Okay. But anyway, of course, students mainly जिस मास्टर्स तक अगर कोई स्टूडेंट पढ़ा है तो उनका कुछ ना कुछ एक इंक्लिनेशन क्रिएट होता ही है, उनको खुद से एटलीस्ट इतना पता ही होता है कि उनको एक्सपेरिमेंट करना है या थ्योरी करना है उस तरह से। तो सबसे पहला चीज आई थिंक उनको टारगेट ये रखना है कि नेट क्लियर करना है, या गेट क्लियर करना है, या जेस्ट क्लियर करना है, किसी एक नेशनल एग्जाम क्लियर करना है, उसके बाद इंटरव्यू क्लियर करना है। फिर जहां जा रहे हैं उसके बाद वहां पे जहां चांस मिल रहा है पीएचडी में जाने का, और इफ दे आर इंटरेस्टेड टू डू रिसर्च इन दैट फील्ड देन दे कैन गो देयर। और उसके बाद गाइड चूज करना में मेनली हमारे लिए तो एक अच्छा चीज था कि उस टाइम 1 साल का कोर्स हुआ था, तो इमीडिएटली हमारे ऊपर प्रेशर नहीं था कि गाइड चूज करना है। तो हम कोर्स वर्क में जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनके साथ इंटरेक्शन होता है, फिर मोस्टली पता लगता है कि लाइक क्या उनके साथ में फ्रीक्वेंसी मैचिंग होगा या नहीं होगा। तो देन दिस इज हाउ यू go approach the person, and the person can also turn you down, or you can also think that this person is not matching with me. ऐसे चांसेस रहता है। शुरुआत में मेरे केस में शुरुआत में मुझे एक अच्छा सा अपॉर्चुनिटी मिला था कि मैं काफी रैंडम वर्क कर पाया। मैं डिफरेंट फील्ड में काम कर चुका हूँ। पहला 1 साल मतलब गाइड चॉइस करने के बाद 1 साल मुझे काफी फ्रीडम था, तो बहुत सारा डिफरेंट फील्ड में मैं स्कैन करके उसके बाद मुझे लगा कि मैं वैसे ये एक फील्ड है जिसमें मैं काम करना चाहता हूँ, which was MHD। फिर मैं MHD में मैग्नेटोइलेक्ट्रोडायनामिक्स, फिर मैं उसमें काम किया, आगे बढ़ाया चीजें। और एंड के टाइम पे ऑफ कोर्स लाइक देन यू हैव टू, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट कम ऑन यू कि पोस्ट डॉक करना है या नौकरी करना है, यू स्टे इन अ डिलेमा। अगर एंड हो गया है देन पोस्ट डॉक अगर तुम चूज करते हो कि पोस्ट डॉक करना ही है, तो इफ यू चूज इट लाइक दैट, देन उसमें तुम अप्लाई कर सकते हो डिफरेंट जगह में। तो काफी सारा डिफरेंट ये तो आपको भी पता है, तो डिफरेंट चीजें दिमाग के
दिमाग में रहता है। तो हाँ, इट इज अ काइंड ऑफ सेलिंग योर रिसर्च, ऑफ कोर्स इट्स एन आर्ट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्ट, इट्स नथिंग, इट्स नॉट सिली, इट्स इम्पोर्टेंट, Right. ट्रू एवरीवेयर। So, in fact, writing projects, bringing funds, they are also part of this. These are important things. तो वो सारी चीजें इनिशियली पीएचडी में स्टूडेंट्स को पता नहीं रहता है। तो पीएचडी के एंड में ये जो लर्निंग है, ये टाइप डिफरेंट काइंड ऑफ लर्निंग इज दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट, बट डिफरेंट काइंड ऑफ लर्निंग, तो वो उनको मिलता है। तो हाँ, आई थिंक मुझे आईपीआर में काफी बेनिफिट मिला था, क्योंकि उसमें उस टाइम काफी लोग आते थे, आईपीआर ने काफी कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज करते थे, जिसमें मैं बाहर का डिफरेंट लोगों से मिल पा रहा था, एंड आई गॉट लाइक दिस कनेक्शंस, एंड फ्रॉम देयर यू स्टार्ट बिल्डिंग अप कोलैबोरेशंस स्लोली, एंड देन यू मूव टू अ पोजीशन। यही हुआ था मेरे साथ, आई थिंक सबके साथ ही ऐसे ही होता हाँ। है। मुझे याद आ रहा है हमारे जब हम पहले पहले पीएचडी में जा गए थे कोर्स वर्क के टाइम पे, हमारे कोई एक टीचर थे, तो हम थोड़ा डरे हुए थे कि पीएचडी में क्या है, कुछ पता नहीं है कैसे क्या होगा। तो उन्होंने बोले थे, मछली का बच्चे को देखे हो, उनको तैरना सिखाना नहीं पड़ता है, वो पानी में आ जाता है तो वो खुद ही तैर लेता है, तुम लोग भी इतना टेंशन मत लो, पीएचडी में अगर आ गए हो तो खुद ही कैसे ना कैसे तैर के ठीक ही निकल जाओगे। तो यही होता है, बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, यू कैन कीप इट कूल। नहीं नहीं, तो बिल्कुल अच्छा बिल्कुल। लग रहा है वो करो, वो बहुत जरूरी है, अगर जो अच्छा लग रहा है अगर वो कर रहे हो तो यू लाइक बी एबल टू वर्क हार्डर, be able to find the light at the end of the tunnel. सो ओके, दैट्स गुड। क्योंकि ये मैंने पूछा इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोगों को एक्चुअली पता नहीं होता है कि मास्टर्स में बिफोर पीएचडी एंड आफ्टर पीएचडी, सो जस्ट शॉर्ट ऑफ काइंड ऑफ गाइडलाइन बहुत थोड़ी difference मदद होता है, हो क्योंकि जाएगी। PhD is something like at least it is 5 years, right? BSc और MSc दोनों मिलके 5 years होता है। तो लर्निंग कर्व को देखो, क्लास 12 के बाद जो बच्चा आ रहा है, उनका जो लेवल ऑफ इंटेलिजेंस या नॉलेज जो भी है, 5 साल बाद आफ्टर 12 मास्टर्स करके जो अब निकल रहा है, बहुत चेंजेस होता है। इंफॉर्मेशन गैदर्ड एंड आल्सो द इंटेलिजेंस लेवल इट गेट्स शार्पर। सिमिलरली पीएचडी में भी तो एटलीस्ट काफी चेंजेस तो होना है ना, पीएचडी भी सिर्फ ट्रेनिंग पीरियड फॉर 5 years, उसके बाद भी और भी चेंजेस होता है। पोस्ट डॉक में भी यू फॉल इन अ कंप्लीटली डिफरेंट एनवायरनमेंट एंड यू अगेन yourself there, it takes time. रिसर्च में स्विचिंग बहुत होता है, क्योंकि आपके पास ऑप्शन कम है, आप और किसी के साथ काम करने जा रहे हो। तो पीएचडी में हो सकता है कि आपका चॉइस कुछ है, आपको काम करना और कुछ अलग सब्जेक्ट में करना पड़े। ठीक है, पीएचडी के बाद पोस्टडॉक में भी सेम कहानी, क्योंकि हो सकता है कि आप जिस लैब में जा रहे हो या जहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, लेकिन तुम चाहो तो पोस्टडॉक में चेंज भी कर सकते हो, तो एक छोटा सा पोस्टडॉक करके देन यू कैन स्विच टू अनदर फील्ड आल्सो, कंप्लीटली। बहुत सारे पीपल है जो अपना कंप्लीटली फील्ड स्विच करते हैं पोस्टडॉक। तो या फिर ऐसा भी मैं देख चुका हूँ, जब फर्स्ट पोस्टडॉक एक फील्ड में किया, सेकंड पोस्टडॉक एकदम कंप्लीट फील्ड स्विच करके फिर उसी फील्ड में आगे बढ़ गया। But for that you need the determination. You have to first make a market survey कि कौन सा फील्ड में तुम्हें करना है, कौन सा फील्ड तुम्हें अच्छा लग रहा है, सूट कर रहा है। तो आप थोड़ी ये बता दीजिए कि आप जो भी रिसर्च करते हैं, मुझे तो पर्सनली पता है आपका काम के बारे में, लेकिन बस 2-4 छोटी छोटी शब्द में लेमन लैंग्वेज में, जो कि हर किसी को बीएससी एमएससी या मान लीजिए 12 के बच्चे को समझ में आए, तो आप क्या काम करते हैं, उसका क्या यूटिलाइजेशन है? अभी तो मैं मेनली जो भी करता हूँ दैट इज रिलेटेड टू न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन तो आई थिंक क्लास 12 में भी एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो पता होगा बच्चे को कि fission is like if you remember the binding energy versus atomic number curve, आयरन 56 है, तो उसमें पीक करता है और उसके बाद यूरेनियम तक वो घटते रहता है और इनिशियली हाइड्रोजन से आयरन तक वो बढ़ता है। तो fission is like you have uranium and you break uranium and you produce something which is lighter nuclei, which is this is how you rise in the binding energy curve from the right to left. और फ्यूजन इज लाइक यू स्टार्ट फ्रॉम हाइड्रोजन और आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन जो भी है, ड्यूटेरियम है, ट्रिशियम जो भी है, तो वहां से शुरू करके उसको जोड़ के उसको बाइंडिंग एनर्जी कर्व में और राइट के तरफ चलो, लेफ्ट से राइट। दिस इज द टू कंप्लीटली ऑपोजिट प्रोसेसेस।
फ्यूजन में अच्छा चीज यह है कि फिशन का जो बाई प्रोडक्ट है दैट इज रेडियो एक्टिव। तुम यूरेनियम से ही करो या थोरियम से करो, किसी भी इससे करो, मोस्ट ऑफ द केसेस द बाई प्रोडक्ट्स आर रेडियो एक्टिव। एंड वो जो भी रेडियो एक्टिव प्रोडक्ट है उनका हाफ लाइफ काफी लंबा होता है until they reach lead. Fusion में it produces helium, so it is not very destructive in any sense. Mainly मेरा जो अभी टारगेट है कि न्यूक्लियर फ्यूजन के थ्रू हमें एनर्जी जनरेट करना है, just the way we generate energy from nuclear fission। यूरेनियम से न्यूक्लियर फिशन रिएक्टर जो है हमारे देश में बहुत सारे ऑलरेडी है, तो इसको करके हम लोग जनरेट करते हैं, न्यूक्लियर फिशन से एनर्जी जनरेट करते हैं, और वही एनर्जी हम इलेक्ट्रिसिटी के जैसे, ये जैसे ट्यूबलाइट जल रहा है, फैन घूम रहा है, रूम हीटर चल रहा है, एयर एयर कंडीशन चल रहा है, ये सारे जो इलेक्ट्रिसिटी जैसे यूज करते हैं, या फिर आजकल इलेक्ट्रिक कार्स आ रहे हैं, तो ये सारे वैसे हम यूज कर सकते हैं। तो इट इज बेसिकली तो हाउ कैन वी प्रोड्यूस चीपर एंड मोर चीपर इलेक्ट्रिसिटी। और अभी तो फ्यूशन आई थिंक इट शुड बी इवन मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि हमारे देश में अभी लिथियम का काफी बड़ा सा खोज मिला है। तो ट्रिशियम जो भी है टिपिकली डायरेक्टली तो नहीं मिलता है, ड्यूटेरियम तो सी वाटर में मिल जाता है, और ट्रिशियम जो है वो एक लिथियम ब्लैंकेट रखता है, तो वहाँ बोम्बर्ड करके उसमें मेनली बेसिकली ट्रिशियम निकलता है। तो दिस इज रियली लाइक अ गुड थिंग फॉर अस कि इतना बड़ा ये मिल चुका है, तो एटलीस्ट आई फील दैट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, स्पेशली फॉर कंट्रीज लाइक अस। We need to switch from coal based, I mean like fossil fuel based energy to the renewable energy. अभी obviously solar energy है, solar energy is not something that can cater the whole country's need, क्योंकि जो भारी मशीनरीज का जो भी फैक्ट्री है वो सब सोलर एनर्जी में नहीं चल सकता, एटलीस्ट विद द प्रेजेंट क्वालिटी ऑफ सोलर सेल्स उससे नहीं चल सकते। तो इसीलिए ऐसा that we have to produce something alternative that can run big industries in the country. तो फॉसिल फ्यूल या नॉन रेडियो एक्टिव वेस्ट ऐसा टाइप का जो अगर जो भी ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशन है, फ्यूजन इज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग कैंडिडेट। सो ओके, दैट्स गुड थिंग। तो होपफुली हमारा जो व्यूअर्स है उनको समझ में आया होगा कि रूपक क्या काम करते हैं। तो बेसिकली रूपक का जो पेज है दोस्तों, उसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। अगर डिटेल्स आपको जानकारी चाहिए, रूपक क्या करते हैं, उनका काम के बारे में, उनका कांटेक्ट डिटेल चाहिए, अगर कोई कांटेक्ट करना चाहते हैं करियर ओरिएंटेड कुछ गाइडेंस के लिए, तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। रूपक होपफुली आपको रिस्पॉन्स करेगा, अगर नहीं करेंगे तो मुझे बताएंगे मैं उसको कराऊंगा तो रूपक अगर आप जनरली मैं कोई अगर मुझे पूछे या फिर एक्चुअली काफी लोगों ने ऑलरेडी मुझे पूछ चुके हैं, बिल्कुल बिल्कुल ये चीज जरूरत है, क्योंकि हम भी इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि लोगों को राइट पर्सन मिल जाए जो एक्चुअली फील्ड में है, जो अपना खुद वो पाथ ट्रैवल किए और अपना एक्सपीरियंस से आपको गाइड कर सके, है ना। ऐसा नहीं कि कुछ मुंह बोला कोई कुछ बोल दे। तो ठीक है रूपक, हम क्लोज करेंगे। तो अगर आप हमारे स्टूडेंट्स को लिए फाइनल वर्ड्स कुछ बोलना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ करियर और एनीथिंग एल्स। देखो मतलब कोई भी स्ट्रीम चूज करो, आज के लिए सक्सेस के लिए तुम्हें हार्ड वर्क करना पड़ेगा, and hard work is of course like going beyond your capabilities, it's like stretching your limit, right? तो अगर वो चीज तुम अपना जो चीज तुम पसंद करते हो उसी मतलब उसी फील्ड में अगर कर रहे हो, देन इट इज स्टिल पेनफुल, लेकिन उतना पेन उतना नहीं लगता है, क्योंकि इट इज यू आर डूइंग समथिंग जो तुम्हें अच्छा लग रहा है। तो वही फील्ड में काम करना आई थिंक बेटर, क्योंकि उसमें सक्सेस, उसमें आई वुड से सक्सेस इजीली आएगा, इजी कोट अनकोट इजी, क्योंकि तुम उसमें और हार्डवर्क कर सकते हो अगर तुम्हें उस फील्ड अच्छा लगे। जैसे कि आई कैन गिव यू एग्जांपल, आई वाज बैड इन केमिस्ट्री एट सम पॉइंट, तो मुझे अगर केमिस्ट्री में करियर बनाना होता, उतना कुछ अगर मतलब इक्वेशंस याद रखना ये करना मुझे याद नहीं रहता है, तो आई एम श्योर मैं इतना टाइम अपना रिसर्च में या इसमें किसी में नहीं दे पाता, क्योंकि मुझे वो अच्छा ही नहीं लगता था, मैं लगता था
कुछ कुछ पार्ट केमिस्ट्री का है जो मुझे अच्छा लगता है, लेकिन हर चीज मुझे, खास करके कुछ कुछ जो बहुत सारे इक्वेशंस मुझे याद नहीं रहता था, एटलीस्ट अप टू माय स्कूल एंड बिगिनिंग ऑफ माय कॉलेज एक्सेट्रा। तो जो अच्छा लग रहा है वही करना आई थिंक बेटर है, क्योंकि आप अल्टीमेटली अगर अपना करियर में तुम्हें सेट होना है तो यू हैव टू डू वेरी वेरी हार्ड वर्क इन एनी फील्ड, इज नॉट रिलेटेड टू फिजिक्स, वट एवर फील्ड यू चूज, यू हैव टू डू वेरी हार्ड वर्क। तो हार्ड वर्क करना ही है, तो अपना फेवरेट फील्ड में ही करो, दैट गेट्स इजियर। हमारे एक टीचर थे, उन्होंने बोलते थे, ही यूज्ड टू टेल दिस इन बांग्ला, नेशा के पेशा करो, नशा को पेशा मतलब जॉब, प्रोफेशन, तो नशा को अपना प्रोफेशन बनाओ, देन ओनली यू विल बी एबल टू सक्सीड, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू सक्सीड। Yeah, because you will enjoy that work. Yeah, exactly. Otherwise, if you are suppose working 15-16 hours a day on one of the topics to get success, and if you don't like that thing, then it is very hard and it is very harsh for anyone. I mean, it's not just for me. I think it is true for anyone. पर ये चीज मुझे और भी बहुत बार बहुत डिफरेंट लैंग्वेज में लोगों ने बोली, not just in India, even outside India also. People used to ask me whether do you like this or not, and if you like this, then only you do this, because anyway you will have to work for 15-16 hours. So if you don't like it, please don't do it. You will be like causing some wastage of it. So best कि उसमें ना ही जाए। अच्छा, Okay. तो यही चीज है, I think the final take home message रहेगा। Okay, good, good. तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने सुना कि रूपक का कहना ये है कि आपको जो भी सब्जेक्ट्स हो, जो भी प्रोफेशन हो, जो भी चीज आपको अच्छा लगे, कोशिश कीजिए अपना करियर उसी में बनाने का, क्योंकि अदरवाइज आप लॉन्ग टर्म में वो काम अगर एंजॉय नहीं करेंगे तो आप ज्यादा हार्डवर्क नहीं कर पाएंगे, और हार्डवर्क अगर नहीं करेंगे तो आप आज का कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आप अपना जगह भी नहीं बना सकते। तो ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपना स्टूडेंट्स के साथ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।